Good morning to all of you once again. Day before yesterday, our chapter number 10, that is financial markets. Financial markets, that was in progress. I think that today it will be the last day of this chapter. कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो मेरे पास में पेज नंबर 447 के ऊपर है और वो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। कंस्टिट्यूएंट्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। आपका जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसके कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो आपके कंसिस्ट इसमें डिपॉजिटरी में जो कंस्टिट्यूएंट हैं उसमें पहला है डिपॉजिटरी और दूसरा डिपॉजिटरी रेसिपेंट्स पार्टिसिपेंट। पहला आप कैसे हैं डिपॉजिटरीज। पहला आपका इसमें डिपॉजिटरीज। ये डिपॉजिटरी तो एक्चुअली होते क्या हैं, हम इसके बारे में बात करें तो डिपॉजिटरी जो है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डिपॉजिटरी एक बैंक का नाम ही मान लो, ठीक है। आपके NACL CDSL ये जो दो हैं ये आपके डिपॉजिटरीज हैं। तो हम भी एक जो है ब्रॉड सेंस में ये कह दें कि इट इज़ एन जस्ट लाइक ए बैंक, ठीक है। तो कहता है कि द डिपॉजिटरी इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। एपेक्स होता है सर्वोच्च, सबसे बड़ा, ठीक है। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। तो डिपॉजिटरी सिस्टम में जो आपका डिपॉजिटरी है वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी सभी शेयर्स उसी के कहने पर चलते हैं। डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक ए बैंक where depositors or investor can deposit and withdraw the money or securities। यानी आपके बैंक अकाउंट में तो केवल पैसे जमा होते हैं, पर यहाँ पर जो है आपका जो मनी है और आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, यानी आपकी इसके अंदर डिपॉजिटरीज के अंदर आप अपना मनी एज ए डीमेट अकाउंट मनी है, ये सिक्योरिटीज़ का शेयर्स, आपके शेयर्स और मनी जो हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हैं और आप यहाँ से अपने शेयर्स जो वो बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसी तरह से पैसा निकाल सकते हैं, इसमें जमा करवा सकते हैं, ठीक है। फीचर्स और डिपॉजिटरीज कौन सी हैं हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी का जो बैंक है उसकी बात कर रहा है ये। तो फीचर्स ऑफ depositories। फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरीज में फर्स्ट फीचर डिपॉजिटरी की वो ये है, डिपॉजिटरी एंड इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटीज सच एज शेयर एंड डिवेंचर्स। यानी आपका डिपॉजिटरी है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक आपकी इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, ठीक है। विच होल्ड सिक्योरिटीज, जो कि विच होल्ड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कि ये एक ऐसी संस्था है जो कि आपके सिक्योरिटीज यानी शेयर्स या डिवेंचर को होल्ड करती है, यानी उनको सुरक्षित रखती है। सेकंड है, डिपॉजिटरीज इंटरेक्ट विद इन्वेस्टर्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसिपेंट मीन्स एजेंट या ब्रोकर्स। कि डिपॉजिटरी इंटरेक्ट होता है संबंध बनाना। डिपॉजिटरीज
interact depositories interacts with investors through DPs डीपीज का मतलब यहाँ आपके पीके डीपी से मतलब नहीं है। तो फिजिकल एजुकेशन वाले सर की बात सोच लो। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपके डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट है यानी जो आपके ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू जो है ये इन्वेस्टर के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं। डीपीज कैन ऑफर सर्विसेज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी, यानी डीपी कैन इसमें तो एक मिनट देख दोबारा का पॉइंट इसमें कह रखी डीपीज कैन ऑफर सर्विस ओनली DPs can offer services after SEBI permission. यानी आपका जो डिपॉजिटरीज हैं although they are the apex bank, but these depositories are run by the SEBI guidelines. वो SEBI guidelines के ऊपर रन होती हैं। तो SEBI guidelines में जो रन होंगी तो नेचुरली आपके जो डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट हैं वो आपके काम तभी कर पाएंगे जब सेबी उनको रजिस्टर्ड कर देगी। इफ द सेबी गेट दम रजिस्टर्ड देन दे कैन वर्क इन डिपॉजिटरीज, तो वो डिपॉजिटरी के साथ में काम कर सकते हैं, वरना तो काम नहीं कर पाएंगे। और फोर्थ कह रहे कि इन्वेस्टर हैव टू ओपन डिपॉजिटरी अकाउंट विद एनी डीपी कॉल्ड डीमैट अकाउंट, यानी इन्वेस्टर टू ओपन डिपॉजिटरी अकाउंट या यूं कहते सीधा investors have to open demat account with any depository. यानी किसी भी डिपॉजिटरी के पास में जो भी NSDL है STL है इन्हें किसी के पास में एक डीमेट अकाउंट आपको इन्वेस्टर खोलना पड़ेगा, तभी जो है आपका ये आगे काम हो पाएगा। फिफ्थ है डिपॉजिटरी विद द हेल्प ऑफ CD कंट्रोल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी डिपॉजिटरीज सेटल द ट्रांसफर्स, ये सीधा यूँ कह दें डिपॉजिटरीज सेटल्स द अकाउंट। आपके डिपॉजिटरी जो हैं वो अकाउंट सेटल करते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक वे। आप उनके जो भी आपने परचेज की या जो भी आपकी सेल आपके शेयर्स की हुई तो उनका जो है इस प्रकार से डिपॉजिटरी जो वो फाइनल करती हैं। सिक्स्थ आपके पास है डिपॉजिटरीज कैन हाइपोथिकेट डिमेटलाइजेशन सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी बैंक लोन, मीन्स ये आपका बैंक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपॉजिटरीज कैन hypothecate shares with any bank यानी अगर आप अपने शेयर्स पे डिवेंचर्स पे कोई लोन लेना चाहते हैं, फर्दर आपको कुछ समय की जरूरत पड़ गई तो आप जो है डिपॉजिटरी के थ्रू अपने शेयर्स या डिवेंचर्स को आप प्लेज करवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है डिपॉजिटरी इश्यू रिसीव्ड और बोनस शेयर जो है डिपॉजिटरी कैन इश्यू बोनस शेयर। डिपॉजिटरीज depository can issue
बोनस शेयर, बोनस शेयर भी जो है वो डिपॉजिटरी इशू कर सकती है। बोनस शेयर का मतलब होता है कि फ्री में जो शेयर मिल जाए, कंपनी जब अपने प्रॉफिट में से फ्री में शेयर दे दें, जिनके पास पैसा कोई हमने उनको देना नहीं होता है, तो बोनस शेयर कहलाते हैं, वो भी इशू कर सकते हैं। और लास्ट डिपॉजिटरी ऑफर नॉमिनल फैसिलिटी टू डीमैट अकाउंट, ठीक है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज, नॉमिनेशन फैसिलिटी भी देते हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल। नॉमिनेशन फैसिलिटीज होती है क्या एक्चुअली, आप जब किसी बैंक में एफडी करवाते हैं, डाकखाने में एफडी करवाते हैं, तो एक कॉलम होता है नेम ऑफ नॉमिनी, कि भगवान ना करे इन केस ऑफ एनी रीजन इफ़ यू आर नॉट इन द नो मोर, देन हु विल रिसीव योर मनी। आप किसको जो नॉमिनी बनाते हैं, आपका उत्तराधिकारी किसको बनाते हैं, तो आपके जितने भी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, विच आर इन द अकाउंट, आफ्टर सम मिस हैपनिंग हु विल हैव द राइट टू गेट देम, उनको किसका अधिकार होगा, तो वो भी जो नॉमिनेशन की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दी जा सकती हैं। तो आपके यहाँ पर जो फीचर ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ये मेनली आपके 8 टाइप के फीचर्स हैं। तो पहला, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विद विच होल्ड सिक्योरिटीज़, ये आपका डिपॉजिट कुछ नहीं है, ये एक बैंक है, एक इंस्टीट्यूशन है कि जो कि आपके सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती है। सेकंड है, डिपॉजिट इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर्स थ्रू डीपीज, आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो इन्वेस्टर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, यानी इन्वेस्टर के साथ में वो जो है बातें करके वो आपके इन्वेस्टर से मिलते हैं, ठीक है। और डीपीज कैन ऑफर सर्विसेज आफ्टर सेबी परमिशन, if any broker who has get the permission from the SEBI, then they can participate in depositories. Investors have opened demat account with any depository, means these help in opening the demat account. और डिपॉजिटरी सेटल द अकाउंट, डिपॉजिटरी जो है अकाउंट सेटल भी काम करते हैं कि उसका जो भी शेयर्स आए, डिवेंचर्स हैं, उनका रिपोर्ट रखना। और डिपॉजिटरी कैन हाइपोथिकेट शेयर्स विद एनी बैंक, किसी बैंक के पास में जो है ये डिपॉजिटरीज जो है आपके को बैंक लोन दिला सकती है, यानी आपके शेयर्स को हाइपोथिकेट कर सकते हैं कि इनके शेयर हमारे पास में पड़े हैं, आप इनको पैसा दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद डिपॉजिटरीज कैन इशू बोनस शेयर्स, बोनस शेयर जो है वो डिपॉजिटरी इशू करवा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहे तो दिस कैन कीप इन देयर अकाउंट। और लास्ट है नॉमिनेशन फैसिलिटी, कि आपके नॉमिनेशन की फैसिलिटीज़ भी इसमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, यानी आपके मरने के बाद में वो पैसा किसको मिलना चाहिए तो वो भी इसमें होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी इजी सी चीज़ें हैं, एज ए बैंक मान करके आप इसको करोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में आता है, दैट इज़ डीम्यूचुअलाइजेशन, ठीक है। तो डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो आपका, हाँ सॉरी, उससे पहले एक और आ गया पॉइंट, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट, या हम इसको डीपी, तो डीपी क्या है, ब्रोकर है, सिंपली डीपी का मतलब हम ब्रोकर ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द डीपीज पार्टिसिपेंट इज द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, वो डिपॉजिटरी के एजेंट्स होते हैं। एन इन्वेस्टर हैज़ टू इंटरेक्ट ओनली विद द डीपीज, मतलब अगर आप किसी भी कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने ब्रोकर या डीपी से मिलना पड़ता है, एंड नॉट विद द डिपॉजिटरी फॉर ऑल इज डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रिक फॉर्म। और डिपॉजिटरी सीधे नहीं मिलेंगे, आप अपने एजेंट से मिलेंगे। एज पर सेबी गाइडलाइन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द शेयर ब्रोकर, बैंक एक्सेट्रा कैन बिकेम डीपी अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन विद सेबी। और कोई भी बैंक, कोई भी ब्रोकर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ब्रोकर बनी हुई हैं, वो भी जब सेबी की परमिशन से डीपी बन सकते हैं। डीपी इज द वाइटल इंटरमीडियरी इन डिपॉजिट सिस्टम एंड बाइंग द सेलिंग ऑफ शेयर्स अंडर द डिपॉजिट सिस्टम टेक प्लेस थ्रू डीपी ओनली, क्योंकि डीपी का मतलब ही
ये कि सेबी जो उन्हीं के थ्रू जो है वो सारे ट्रांजेक्शन की अनुमति देता है डिपॉजिटरीज को। अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं होंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आकर रखिए आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस, ये क्या है, ये रोज़ रोज़ आप देखते हैं। तो आपका है स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस। आप बार बार देखते हैं कि आपका जो है बीएससी है वो आपका गिर गया, या एनएससी है वो आपका चढ़ गया। अब ये बीएससी एनएससी दो इंडिसेस हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आपका जो बीएससी हम कहते हैं उसको, हम कहें सेंसेक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, सेंसेक्स है कि दिस इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, तो इसका बीएससी का नाम सेंसेक्स है। ठीक है, बीएससी हम इसको सेंसेक्स बोलते हैं। ठीक है, सेंसेक्स इस पर गलत लिख दी, हाँ ठीक है, सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेंसेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं निफ्टी, इसको हम बोलते हैं निफ्टी। तो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30 जो आपके टॉप शेयर्स हैं, 30 टॉप शेयर्स हैं वो आपके होते हैं। और एनएससी के अंदर जो है 50% शेयर्स होते हैं आपके कंपनीज के, 50% कंपनीज के शेयर्स आपके होते हैं, और उनके रेट जो है कम या ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है आपका उसमें डिनोट करते हैं। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ कि सेंसेक्स दिस इज ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्राइसेस ऑफ 30 stocks across the key sector of BSC. On Nifty, this is the National Stock Exchange Index. It is calculated by taking the 50% of key stock listed in a NSEL. ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये आप ये कहोगे कि सर ये मामला क्या है, कभी तो कहते हैं कि आप के शेयर बढ़ गए, कभी कहते हैं घट गए। तो एक सिंपल वर्ड में ले लो। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो कि आपके मम्मी ने आपको एक टोकरी दे दी। ठीक है, सुबह सुबह ही कि ले बेटा या बेटी और ये टोकरी पकड़, और इस टोकरी में 30 किलो वज़न आ जाएगा। आप सब्जी मंडी में जाओ, पैसे ले जाओ, पैसे ले जाने के बाद में 30 सब्जियां 1-1 किलो लेके आनी है, 1-1 किलो लेके आनी है। तो 30 सब्जी आपने ली, और वो मान लो 30 किलो सब्जी में 300 रुपये लग गए आपके। आपने टोकरी ला के रख दी, मम्मी ने कहा कि ये टोकरी 300 रुपये की बनी है आज तो। ठीक है, अगले दिन फिर मम्मी ने भेजा, सब्जियों के रेट बढ़ गए, 300 वाली टोकरी के उतने 30 किलो सब्जी के आपके जो है 350 रुपये लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बीएससी था 30 स्टॉक सब्जियों का, वो 50 रुपीज़ से बढ़ गया, वो इंक्रीज हो गया 50 रेट से। थर्ड डे फिर गए आप, तो थर्ड डे फिर गए तो वो टोकरी जो है वो 400 रुपये की मिली, यानी वो आपका जो है अब 100 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया, क्योंकि 300 आपका बेस वैल्यू थी, 300 से ऊपर आपके ये बढ़ गए 100 ऊपर हो गया। अगर ये 300 से कम आ जाए कि 250 में आ जाए, 250 में आ जाए, तो इसका आपका रेट कम हो गया। तो आप ये मान लो कि 30 शेयर्स का एक बंच है, एट दैट बंच इज परचेज्ड आफ्टर एवरी 1 आवर, एंड व्हाट द रेट इंडिकेट्स, तो वही आपका बीएससी एंड सेंसेक्स ऊपर या नीचे होता है। ठीक इसी प्रकार से एनएससी भी इसी प्रकार का मान लें कि हमने कुछ कंपनीज के 50% शेयर्स हैं उनको उठा रखा है, उन्हीं के रेट हम कम या ज़्यादा जो देखते हैं, तो वो आपका सेंसेक्स है, आपका घटना या बढ़ना कहलाता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास में आ गया था। नेक्स्ट आपके पास में है कि आपका डीम्यूचुअलाइजेशन, एक बड़ा अच्छा वर्ड है डीम्यूचुअलाइजेशन। डी में नहीं, म्यूचुअलाइजेशन, MUTULISATION, म्यूचुअलाइजेशन होता है, म्यूचुअल तो होता आपसी, और डी होता तोड़ना, कि जो आपसी जो संबंध हैं उनको तोड़ना, एक प्रकार से ये कह लें। तो ये डीम्यूचुअलाइजेशन जो स्टॉक एक्सचेंज ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि आपका डीम्यूचुअलाइजेशन ऐसा होता है कि आपके जो ब्रोकर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज उनको कंट्रोल करता है। तो पहले क्या होता था
कि आपके जितने ब्रोकर्स हैं वो अपना जो इन्वेस्टर उसके साथ उसके पर्सनल रिलेशन हो जाते थे, और पर्सनल रिलेशन होने से जो आपका जो इन्वेस्टर्स है वो उस पर ब्लाइंड फेथ कर लेता था, और उसको कह दिया कि आप मेरे शेयर खरीद लेना, बेच देना, कोई दिक्कत नहीं है। उस बंदे ने अपने बेनिफिट के लिए और इन्वेस्टर को मरवा दिया, ऐसे के पैसे लगा दिए कि उस बंदे का कमीशन अच्छा बन गया पर उसके इन्वेस्टर के पैसे डूब गए। तो उनका म्यूचुअलाइजेशन हो गया एक प्रकार से। तो शेयर जो स्टॉक मार्केट है, शेयर भी उसने कहा कि नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, आप म्यूचुअलाइजेशन नहीं करने दो इनको, कि जब तक कि उनकी ऑर्डर स्लिप ना निकले, ऑर्डर स्लिप को साइन ना करे, तब तक वो शेयर ट्रांसफ़र अपने आप नहीं होने चाहिए। तो अब पहले ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर प्लेस के साथ में स्लिप निकलती है, स्लिप निकलने के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकलने के बाद में उसके बाद में जो है वो आपका जो शेयर का डीलिंग होता है। तो इस प्रकार से आपका जो इन्वेस्टर है दैट नो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन हिज अकाउंट। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो हमने सारा का सारा ब्रोकर के पल्ले छोड़ दिया कि भैया तू मारेगा तो मर जाएंगे, छोड़ेगा तो हम बचाओगे तो बच जाएंगे। पर अब ऐसा नहीं है, ये कह रहा था डीम्यूचुअलाइजेशन। ठीक है जी। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? हाँ जी, तो हमें अगला जो है आते हैं सेबी के ऊपर पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट है, सेबी के 3 फंक्शंस होते हैं। तो आप 3 फंक्शंस पूरे हो पाएंगे तो ठीक है, वरना तो हम कल करेंगे 3 फंक्शंस। तो आपका पहले होता है सेबी है क्या चीज़। ठीक है, तो ये सेबी जो छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, बड़े में लिखा जाएगा, क्योंकि इसका पूरा एब्रीविएशन है जो अलग है। तो ये आपका सेबी, तो सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दैट इज एन लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, इन द लीगल पावर्स। ठीक है, तो ये हुआ कैसे था कि आपका 1985 में आप लोगों का तब तक जन्म ही नहीं हुआ था। ठीक है, तब मेरा जन्म तो हो चुका था और मैं उस समय 10th क्लास से पास कर चुका था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि एक हर्षद मेहता हुआ करते थे। ठीक है, हर्षद मेहता जो है ही वाज एन ब्रोकर। ठीक है, एंड ही वाज सो कनिंग पर्सन तो नहीं कहेंगे, ही वाज सो मच इंटेलिजेंट पर्सन दैट ही मेड ए प्रॉफिट बाय द लीकिंग पॉइंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज की कमियां थी उनसे उसने जब बहुत अच्छा मौका उठाया कि उसने क्या किया कि एक कंपनी के पीछे पड़ गया वो। ठीक है, एक कंपनी के जितने शेयर थे उसने कोशिश की कि वो सारे शेयर में खरीद लूँ, और उसने धड़ाधड़ शेयर खरीदने शुरू कर दिए उस कंपनी के। और क्या हुआ कि जब शेयर सारे खरीद लगभग उसको लग गया कि मेरे पास में लगभग 50% 60% शेयर आ गए, बाकी शेयर बाजार में मिल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। फिर उसने जो एकदम से बाज़ार में जो ना र्यूमर फैला दिया कि फ़लाँ कंपनी के शेयर नहीं मिल रहे हैं, अगर मिले तो मैं लेने को तैयार हूँ। और सारे के सारे लोग जो शेयरों के भाव इतने ऊंचे चढ़ा दिए कि 10 रुपीज़ का शेयर 1000 में 10,000 में बिकने लग गया। और शेयर सारे उस बंदे के पास ही थे, मैक्सिमम शेयर उसके पास थे। उसने उठा के स्टॉक एक दिन में सारा का सारा बाजार में निकाल दिया। एक दिन में बाजार में निकाल दिया, जो 10 रुपीज़ का था 10,000 में बेच दिया। ही अर्न्स करोड़ सौ रुपीज़ वन डे। फिर उसने ऐसे कोई और दूसरी कंपनी पकड़ी जिसके ऊपर कोई लोग शक ही नहीं करते थे, उसके सारे शेयर ऐसे खरीदने शुरू कर दिए और बाजार में पैनिक शुरू कर दिया। तो उस बंदे ने 4-5 साल में ऐसी ऐसी कंपनियां जिनको कोई जानता ही नहीं था उनको आसमान में चढ़ा दिया और फिर मिट्टी में मिला दिया, और ऐसी ऐसी जो कंपनी जो काफ़ी आसमान में चढ़ी हुई थी उनको भी उसने मिट्टी में मिला दिया, और करोड़ सौ रुपीज़ वो कमा गया। अब उस बंदे को जब ये पता चला सरकार को कि हो क्या रहा है, तो बाद में पता चला कि हर्षद मेहता जो है कोई भला आदमी है, वो सारे काम कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि भाई इस बंदे को कैसे न कैसे अंदर किया जाए। अब अंदर कैसे करें, क्योंकि ही वॉज डूइंग द लीगल वर्क। तो शेयर खरीदना किसी की पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद सकता है शेयर। तो उसके बाद में जो है उन्होंने देखा कि बंदा कहाँ फंस सकता है, तो उन्होंने जहाँ से पैसा उठाता था उन बैंक्स को देखा। उन बैंक्स में देखा कि उसकी लिमिट ही नहीं थी, उससे कई कई गुना पैसा उठा रखा था उसने। और बैंक के जो मैनेजर थे वो लोग भी शामिल थे इस घोटाले में। तो वो बंदा वहाँ डरा गया कि तूने बैंकिंग रूल्स का जो वो वायलेशन किया है। ठीक है,
अब उसके लिए फिर ये हुआ कि आगे कुछ रिफॉर्म किए जाएं। तो रिफॉर्म्स के लिए क्या हुआ कि अगर एक ही बंदे के हाथ में पावर मत दो कि वो स्टॉक मार्केट को होल्ड कर दे। तो अब आप देखोगे, मैंने आपको बताया भी था ना कि आपका 50% तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जाएंगे शेयर। अगर एक कंपनी मान लो 1000 शेयर इशू करती है तो 500 शेयर तो जाएंगे आपके किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। 30% शेयर जो है वो जाएंगे कुछ ग्रुप ऑफ पर्सनस को, और जो 20% शेयर हैं वो जाएंगे इंडिविजुअल्स को। अब कोई भी इंडिविजुअल कितना भी कुछ कर ले, 20% से ज़्यादा शेयर एक कंपनी नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकता तो जो हर्षद मेहता ने जो घोटाला किया था वो घोटाला नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए फिर जो है एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो 1988 के अंदर जो इस्टेब्लिश की गई थी। और ये केवल आपकी जो है केवल एक ऐसी संस्था बना दी गई कि जिसके पास में पावर कुछ नहीं थी, बस वो चिल्ला सकती थी कि इसमें कमियां हैं, इसमें कमियां हैं, बस वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर क्या हुआ कि 1992 में इसको एक जो है वैलिड है लीगल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, इसको पावर दे दी गई। और पावर देने के बाद में अब जो है पूरे के पूरे शेयर बाज़ार पे, स्टॉक मार्केट पे इस जो सेबी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पूरी की पूरी लीगल अथॉरिटीज़ है। ये किसी भी कंपनी को, किसी भी डिपॉजिटरी को, किसी भी ब्रोकर को जब चाहे जैसे चाहे उनके जो लाइसेंस से कैंसिल कर सकती है और उसको कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। और अगर इन्वेस्टर के पर्पज़ के हिसाब से अगर कोई ज़रूरी रिक्वायरमेंट है तो वो भी ऐसे मेजर्स कर सकती है। ठीक है जी। आज हम इतना ही करेंगे, इसके 3 फंक्शंस हैं वो हम कल करें, कल कोशिश करें पूरा हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ पूछनी है एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, इस सिलेबस से रिलेटेड कोई पूछना पूछे मेरे से। ठीक है जी, मार्किंग स्कीम मैंने आपको भेज दी थी कल। ठीक है।